स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में। बहुत छोटा एक टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने सोचा कि अलग से ही यहाँ पे ट्यूटोरियल बना देते हैं। तो एमबीओ एक सेपरेट पॉइंट है, सेपरेट डिस्कशन का टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, नाम में थोड़ा इसका मीनिंग छुपा हुआ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमने पिछले ट्यूटोरियल में जाने ही थे कि जो भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप फ्यूचर में आप अटेन करना चाहते हैं, जो चीज़ें पाना चाहते हैं, उसको देखते हुए मैनेज करना। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा चीज़ों को मैनेज करना। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर बाय द एम्प्लॉयज़ एंड द सुपीरियर्स केम टुगेदर टू आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, वो एक जगह पर बैठकर अपने कॉमन गोल्स को सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप आने वाले समय में क्या काम करेंगे, आपके क्या टारगेट्स होंगे, तो सुपीरियर्स आपसे पूछेंगे कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम बिज़नेस को इस पर्टिकुलर प्लेस पर लाना चाहते हैं और उसके लिए आप हमें किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको टारगेट जो भी फ्रेम करने हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और आपकी परमिशन ली जाएगी कि आप उन टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। तो इसमें बेसिकली दोनों ही पार्टीज़ यानी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों की सहमति होती है और एक कंसेंसस पे आके एक कॉमन पॉइंट पर आके जब दोनों लोग सहमत होते हैं तो उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि सिंस एम्प्लॉयज़ are also admitting the thing that yes they will work hard to achieve the certain objectives, और employers को ये फ़ायदा है कि they have already asked the employees, so they are not in a dilemma that whether they are with them or not. So ये दोनों ही पॉइंट से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ही बेहतर है। थोड़ा इसका प्रोसेस जान लेते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कि कैसे फॉलो करेंगे या कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात आ रही है डिफाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ही सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आप जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू गो समवेयर, आपको कहीं बाहर जाना है जैसे मुरादाबाद या आपको अमरोहा जाना है, तो जो टारगेट है, ठीक है, कि आप उसी ट्रेन में ही बैठोगे जो उस साइड जा रही होगी, जो दिल्ली जा रही है उस तरफ जा रही है, तो वही आपको पहुंचा पाएगी। तो ऐसे ही जब कोई शिप है या कोई ट्रेन है या कोई कार है, पर्टिकुलरली वो उसका एक रास्ता तय होगा, तब उसमें जो सवारियां बैठती हैं वो भी उसी डायरेक्शन में ही जाती हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो सबसे पहले सेट होंगे, तभी उसमें जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके आप गोल्स की बात कर सकते हो। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो काम है, जो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, इट इज़ डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, like that what the organization want to achieve in future. The second step will be the determining employees or subordinate objective. As I said you earlier that first you need to define the organizational goals, and on the second aspect, on the second step, you need to define the personal goals also. See, in any of the organization there can be many employees working for this common goal, and you have to individually identify. Not everyone is having the same kind of objective. Maybe that someone is working for the sake of money, someone is working because he wants to make his or own career, the third one is working because his family is in a need of money, right? So there can be individual goals, so many individual goals. So the basic task is like to you have to bring the all the employees at a common level where they can work hard for the common goal. तो आपको वो कहीं ना कहीं चीज़ें देखनी है, और जो एम्प्लॉयज़ के गोल हैं, सबॉर्डिनेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी आपको सेट करके चलना है, ताकि एट दी लॉन्गर एस्पेक्ट हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल से ही जुड़ पाएँ। थर्ड आ रहा है इसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग एम्प्लॉय प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। यू हैव टू कीप एन आई ऑन the performance of the employee, and this is especially the task of the top management, the managers, that whatever the employees are doing they need to supervise it, they need to monitor it. ठीक है, तो उनको कड़ी निगाह रखनी है आपको कि किस तरीके से वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को भी नोट डाउन करना है कि कौन सा बंदा एफिशिएंट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और उनको करेक्ट करते रहना है। ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर। फिर बात आ रही है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की। देखिए, एवरीवन हैज़ डन दी जॉब, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम भी आप ही का ही है। सो देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज इवेल्युएटेड ऑन रेगुलर बेसिस, so that within a time limit you can identify that who are the best loyal workers for your company, who are the hard workers for your company, and who are the smart workers for your company. ठीक है, तो within the limitations, within the situation, who is working well, वो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के एस्पेक्ट पर। फिर इसके बाद आ रही है प्रोवाइडिंग दी फीडबैक। देखिए, एक काम मैनेजमेंट का ये भी है कि फीडबैक भी देते रहना। फीडबैक किसको देना है? बेसिकली हमें एम्प्लॉयज़ को भी बताना है कि येस,
you deserve the applauses because the situation, the environment which you have faced, and in that environment within the limited resources you have done extremely well. तो ये कहीं ना कहीं उनको बूस्ट करेगा, उनके मोराल को हाई करेगा, उनको मोटिवेट करेगा ताकि वो आगे भी बेहतर करें। और साथ ही साथ उनकी कमियां भी बता देनी है कि आप अगर इसमें ऐसे करते तो और बेहतर रिजल्ट आता, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेहतर नहीं कर पाए तो उनको भी आपको साथ लेके चलना है, उनको करेक्ट करना है। तो इसलिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और लास्टली आता परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे कि आपने परफॉर्मेंस इवेल्युएट की है उसी हिसाब से ही आपको हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पता चल गई होगी, और उसी के हिसाब से उसको वहाँ पर अप्रेज भी करना है, सो दैट देयर विल बी नो ग्रजेस, नो डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, एंड एवरीबडी विल बी सेटिस्फाइड विद वट एवर ही हैज़ डन टू कंट्रीब्यूट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड शुड बी हिमसेल्फ सेटिस्फाइड कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उसको वैसा ही उसका अवार्ड मिला है। थैंक यू।